Hello everyone. So today is 9th of January 2021 and time is about 6 o'clock in the evening in Cape Town. तो भाई ये वीडियो जो है ये आप सबके लिए सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकता है 2021 का। ठीक है, तो ध्यान से देख लेना और पूरा देख लेना। मुझे जो आता है, जो मैंने सीखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो मैंने कुछ शेयर किया है इस वीडियो में। निफ्टी है अभी ऑल टाइम हाई पे 14,350 के आसपास, और एस जी एक्स निफ्टी देख के लग रहा है कि हम 14,450 या 14,500 पे गैप ओपन हो सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट जैसा चल रहा है, सब लोग हैरान परेशान है कि मतलब स्पेशली बायर्स, उन्हें समझ नहीं आ रहा कहाँ बुक करें प्रॉफिट। मार्केट तो रोज पैसे दिए जा रहा है, रोज पैसे दिए जा रहा है। जो बाय कर रहे हैं वो अगले दिन की रैली देख के फिर सोचते हैं यार गलती कर दी सेल करके, होल्ड करना था। तो बायर्स बड़े परेशान है, इन्वेस्टर्स भी परेशान है कि भाई 16,000 आएगा, 15,000 आएगा, 20,000 आएगा, कहाँ रुकेगा, क्या करें। मतलब कहीं पार्शल एग्जिट मारें या और बाय करें या सिर्फ होल्ड करें, उनको भी नहीं पता। और अगर आप सेलर हो तो पहली बात तो आप खत्म हो चुके हो अगर। ठीक है, क्योंकि छोटे मोटे जो रिटेल ट्रेडर है उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो 1,000 पॉइंट भी इवन झेल पाए निफ्टी को, स्पेशली अगर वो कॉल पुट बाइंग करते हैं तो खत्म, जीरो फिनिश। ठीक है, हेजिंग करते हैं जो लोग, वो मार्केट में फॉरएवर फॉरएवर जिंदा रहते हैं। ठीक है, तो वही मैं सिखा रहा हूँ अपना 5 lakhs ट्रेडिंग चैलेंज में, या जो भी मेरी मेंबरशिप वगैरह ले रहे हैं। और जनरली भी सबको ही हेजिंग का मैं हमेशा ही बोलता था और मैं खुद भी करता हूँ। बट अगर आप फ्रेश एंट्री मारना चाहते हो कि सेल कहाँ करें, शायद बहुत बड़ा पैसा बन सकता है यहाँ पर सेलिंग में, ठीक है, तो स्पेशली ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो भाई शुरू करते हैं। क्या टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो मैं बता देता हूँ। आई होप मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। तो भाई मैं बात करने वाला हूँ ट्रेंड लाइन। देखो, जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं अप्रैल मई से, उन्हें पता है कि मैं कुछ इंडिकेटर्स देखता हूँ, और जो इंडिकेटर्स पे मुझे थोड़ा ज़्यादा रिलायबल लगते हैं वो उनमें से एक है लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन। ठीक है, शॉर्ट टर्म के ट्रेंड लाइन नहीं, लॉन्ग टर्म 10 साल 20 साल के ट्रेंड लाइन्स। ठीक है, इन पे मैं बहुत रिलाई करता हूँ। तो एक्चुअली ट्रेंड लाइन होती क्या है? क्या बस ट्रेंड लाइन ये होती है क्या, एक पॉइंट से लाइन खींची दूसरे पे जोड़ दी और बस हो गया ट्रेंड? या इसका एक्चुअली मतलब क्या है रियल लाइफ में, लॉजिकली इसका हमारे रियल लाइफ में मतलब क्या है? तो वो मैं समझाऊंगा इसमें, और उसके बाद बताऊंगा कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन क्यों रिलायबल है, क्यों काम करती है। ठीक है, तो ये दो टॉपिक बताऊंगा थोड़ा सा। उसके बाद हम ट्रेंड लाइन पे चलेंगे, एक्चुअली जो हिस्टोरिकल मैंने एनालिसिस किया है वो बताऊंगा। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, ये मैंने कुछ डेटा पॉइंट्स लिए हैं हिस्टोरिकल। ठीक है, सारे जो मेन जो अभी तक बड़े मूव्स आए हैं या जो क्रैशेस हुए हैं, ठीक है, पिछले 20 सालों में, उनका मैंने कुछ डेटा लिया है वो दिखाऊंगा। और मैंने कुछ ट्रेंड लाइन बनाई भी है इधर, वो दिखा देता हूँ। ये निफ्टी का बनाया था, ये कुछ लॉन्ग टर्म पे, तो ये मैं दिखाऊंगा सब। तो थोड़ा हिस्टोरिकल एनालिसिस करेंगे एंड देन फाइनली कंक्लूड करेंगे कि एज ए ट्रेडर या एज ए इन्वेस्टर हमें करना क्या चाहिए। ठीक है, तो भाई शुरुआत करते हैं फर्स्ट टॉपिक से कि व्हाट एक्चुअली इज ए ट्रेंड लाइन। ठीक है, इसको मैं सिंपल वे में समझाने की अगर कोशिश करूँ, यार ग्रोथ और इन्फ्लेशन जैसे टर्म्स यूज़ करूँगा तो बहुत लोगों को शायद ना समझ में आए, तो मैं और इससे भी इजी एग्जांपल कुछ लेने की कोशिश करता हूँ। पहले ट्रेंड लाइन अपन मैं एक दिखा देता हूँ। ये होती है ट्रेंड लाइंस। ठीक है, ये एक लोअर सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है, और ये मतलब मार्केट जब भी यहाँ आता है इस ट्रेंड लाइन पे बाइंग आ जाती है, इस ट्रेंड लाइन पे आता है तो सेलिंग हो जाती है। ठीक है, तो मार्केट ये क्यों फॉलो करता है, मतलब ये ट्रेंड लाइन है क्या एक्चुअली? तो सी ट्रेंड लाइन
ग्रोथ का रिफ्लेक्शन है बेसिकली। अगर मैं मान लो आज से 20 साल पहले एक मिल्क के पैकेट की कीमत 10 रुपये होती थी, ठीक है, और तब मेरी सैलरी शायद 10,000 पर मंथ थी, ठीक है। 10,000 पर मंथ पे मैं यहाँ पर समझ लो 10 रुपीज़ पर केजी मिल्क बाय कर रहा हूँ, या समझो, या मैं रेंट पे रहता हूँ अगर, तो रेंटल मेरा मान लो आज से 20 साल पहले मे बी मुझे 2,000 पर मंथ में मिल जाता होगा। तो जब मेरी सैलरी कम थी, आज से ये कौन सी डेट है, मान लो ये 2000 है, आज से 20 साल पहले। तो आज से 20 साल पहले मेरी सैलरी कम थी, लेकिन चीज़ों की कीमत भी कम थी, ठीक है। अभी मैं ये भूल जाओ कि ये स्टॉक्स है, ये निफ्टी है, ये मान लो ये एक कमोडिटी है, मान लो एक मिल्क का पैकेट या आपका हाउसिंग रेंट या जो आपको एग्जांपल ले रहा हूँ। तो आज से जब हम टाइम में पीछे जाएं तो मेरी बाइंग की कैपेसिटी कम थी, लेकिन तब चीज़ें सस्ती थी। जैसे जैसे मैं टाइम में आगे बढ़ रहा हूँ, मेरी सैलरी बढ़ रही है, मेरी ग्रोथ हो रही है, तो मैं वही मिल्क का पैकेट जो 10 रुपये में बाय करता था, वो मैं 20 रुपये में भी बाय करने लगा, वो मैं 30 रुपये में भी बाय करने लगा। और आज मेरी सैलरी 1 लाख पर मंथ हो गई है, तो मैं उसको 100 में भी बाय कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे जैसे टाइम में आगे बढ़ रहा हूँ, मेरी ग्रोथ हो रही है, चीज़ें महंगी हो रही हैं, ठीक है। जो रेंट में 10,000 पर मंथ देता था या 2,000 पर मंथ देता था, आज मैं 20,000 और 50,000 भी रेंट दे सकता हूँ। तो बेसिकली मैं ग्रो कर रहा हूँ, चीज़ों की कीमतें भी ग्रो कर रही हैं। तो बेसिकली ग्रोथ वर्सेस इन्फ्लेशन का एक रिफ्लेक्शन होता है ट्रेंड लाइन, ठीक है। जो एफआईआईज या जो इन्वेस्टर्स निफ्टी को यहाँ पर बाय कर रहे थे आज से 20 साल पहले, आज वो इतना ग्रो कर चुके हैं, या उनके पास इतना पैसा है कि वही चीज़ वो 5 साल बाद महंगी खरीदने को रेडी हैं, ठीक है। वही चीज़ें वो आज महंगी खरीदने को रेडी हैं। और ये यहाँ पर जो टॉप की ट्रेंड लाइन है, ये एक रिफ्लेक्शन होता है डिमांड सप्लाई का, कि यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है, यहाँ पे इन्फ्लेशन ज़्यादा है। भले ही मेरी सैलरी 1 लाख हो, बट मैं 50,000 पर मंथ रेंट नहीं दूंगा। या अगर 50,000 या मिल्क का पैकेट जो है मैं 200 पर केजी नहीं बाय करूँगा। तो चीज़ें जब महंगी लगने लगें मेरी कैपेसिटी के हिसाब से, तो वहाँ पे सेलिंग आती है। तो ये एक ग्रोथ वर्सेस इन्फ्लेशन का रिफ्लेक्शन होता है। मेरे ख्याल से यूट्यूब पे किसी ने ये लॉजिक बताया नहीं होगा ठीक है, बट यही लॉजिक है इसका, मैं तो यही मानता हूँ। बाकी हो सकता है भाई बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े जानकार लोग होंगे, उनको भी कुछ पता होगा, बट सिंपल लैंग्वेज में मैं ट्रेंड लाइन को यही समझता हूँ। इसलिए आप देखो तो लॉन्ग टर्म में ट्रेंड लाइन हमेशा फॉलो होती है, ठीक है, क्योंकि हम ग्रो करना है, यही रियलिटी है। आज से 20 साल पहले मेरी सैलरी 10,000 थी, आज मेरी सैलरी 1 लाख है। तो मैं 10 गुना बढ़ा हूँ मैं, और उस हिसाब से चीज़ों की कीमतें भी बढ़ी हैं। तो उसी हिसाब से निफ्टी और स्टॉक्स को भी एक कमोडिटी समझ लो, ठीक है। निफ्टी को भी एक मिल्क का पैकेट मान लो या हाउसिंग रेंट मान लो। तो उस हिसाब से निफ्टी की परचेजिंग पावर भी हमारी बढ़ती जा रही है इन्वेस्टर्स की। इसीलिए हम जो चीज़ यहाँ पे कुछ साल पहले खरीदते थे, हमारी कैपेसिटी बढ़ गई है, हम ग्रो किए हैं, वो हम यहाँ पे खरीद सकते हैं। तो ये है, ठीक है। अब ये काम क्यों करती है, ये भी मैंने एक्चुअली एक्सप्लेन कर ही दिया है। ये काम इसीलिए करती है क्योंकि हमारी परचेजिंग पावर, हमारी ग्रोथ हुई है और हम चीज़ों को महंगा खरीदने के लिए रेडी हैं, ठीक है। लेकिन एक ज़रूरत से ज़्यादा महंगी हो जाए चीज़ें, तो हम फिर उसको सेल भी करते हैं, या हम ऑल्टरनेट्स ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ें काम करती हैं ट्रेंड लाइन, मेनली लॉन्ग टर्म, ठीक है। अगर शॉर्ट टर्म में इसको 5 मिनट के चार्ट पे या 1 आवर के चार्ट पे करूँ तो कोई कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे शॉर्ट टर्म में बहुत फ्लक्चुएशन, बहुत मैनिपुलेशंस हो सकते हैं, क्योंकि और सीजनल चेंजेस भी हो सकते हैं। मान लो, मतलब अगेन फिर से एक एग्जांपल दूं तो किसी दिन फ्लड, किसी ईयर में फ्लड आ गया, या कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, और उससे वेजिटेबल्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो जो प्याज मुझे 10 रुपये केजी में मिलती थी यूजुअली, उसकी कीमत बढ़ के 50 और 100 हो जाएगी
बट वो कितने दिन लास्ट करेगी? 1 महीने 2 महीने में फिर से वो नॉर्मल हो जाएगा सिचुएशन। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन होते रहते हैं, इसलिए शॉर्ट टर्म में ये काम नहीं करता। बट ये फैक्ट है कि भाई आज से 20 साल या 30 साल पहले प्याज 2 रुपए किलो मिलती थी, वो 2 रुपए कभी नहीं आने वाला। ठीक है, वो 2 रुपए कभी नहीं आने वाला। तो इसीलिए हमेशा इसी तरह निफ्टी का है कि निफ्टी जब 2200 था 2008 के क्रैश में, तो निफ्टी अब वापस 2200 आए वो भूल जाओ, उसके चांसेस बहुत कम है, अनलेस कुछ बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ हो जाए। तो यही है इसका लॉजिक कि ट्रेंड लाइन क्यों काम करती है, क्यों हम भरोसा कर सकते हैं। तो मैंने इसमें बहुत पैसा बनाया, बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड लाइन मैंने फॉलो किया था ये लॉन्ग टर्म का 2008 से, मैं एग्जैक्टली 17,200 से बाय करना शुरू किया था और 25,000 तक मैंने वन वे राइड किया था। ठीक है, तो ये एनालिसिस ने मुझे पास्ट में वो सक्सेस दिया है। अब देखते हैं 2021 में क्या होता है। तो मैं सिमिलर एनालिसिस निफ्टी का करने वाला हूँ, यही ट्रेंड लाइन वाला। तो अगला टॉपिक क्या अपना यही है, हिस्टोरिकल एनालिसिस। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, जो 4 मेजर फॉल्स हुए हैं या जो 4 बड़े बूम्स हुए हैं, एक डॉट कॉम बबल जो 2000 तक था, तब टेक्नोलॉजी कंपनीज उस समय बहुत बूम था, ग्रोथ का बहुत पोटेंशियल था। वर्ल्ड में सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज, टेक्नोलॉजी आ रही है, हर कंपनी जो पेपर वर्क करती थी अब सब की वेबसाइट होने लगी है। उस समय बड़ा ये था, उस समय आईटी में जो लोग काम करते थे उनकी सैलरी ज़बरदस्त होती थी, मतलब उन्होंने उस समय जितना कमाया उनकी लाइफ बन गई है। ठीक है, नॉर्मल। तो उस समय टेक बूम था, तो तब मार्केट बहुत ज़बरदस्त भागा हुआ था। उसके बाद अगला लीमन ब्रदर्स वाला कोलैप्स के पहले हाउसिंग बबल था एक, तो वो 2007 तक चला था, 2002 से। ये मैं बता देता हूँ क्या कॉलम्स क्या हैं, पहले ये बता देता हूँ। फिर हमारा एक बड़ा बुल रन ये था जब मोदी इलेक्शन जीता था। ठीक है, या मोदी की होप थी इलेक्शन जीतने की, तो 2012-13 से ही शुरू हो गया था बुल रन। मैंने एक्चुअली सितंबर 9 लिखा है और ट्रेंड लाइन के हिसाब से, और अभी हम फेड मनी प्रिंटिंग पे चल रहे हैं। तो मैं बता देता हूँ सब में क्या क्या मैंने डेटा लिए हैं। तो ये मैंने ट्रेंड लाइन का जस्ट कलर बताया कि ये दोनों सिंक में है। ठीक है, ये जो मैंने बनाया है, ठीक है, इसको नंबर्स में रिफ्लेक्ट करने के लिए सिर्फ नंबर्स में रिफ्लेक्ट करने के लिए मैंने ये डेटा एक्सेल में लिया है। तो ये बुल रन कब स्टार्ट हुआ था? नवंबर 98। एंड कहाँ पर हुआ? ठीक है, और इनकी ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन है इनकी, ये कहाँ पर मीट हो रही हैं? तो मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि ये वाला जो पीरियड है, आई होप स्क्रीन दिख रही होगी, ये वाला जो पीरियड है, और कर्सर भी दिख रहा होगा, चेक कर लेता हूँ एक बार, दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये जो ग्रीन वाली ट्रेंड लाइन है, ये डॉट कॉम बबल वाली ट्रेंड लाइन है, और इसको हम एक्सटेंड करते जाएं तो ये यहीं कहीं पे मीट हो रही है 14,200, 14,300। तो वही मैंने इसमें नोट कर लिया है 14,300 पे। इसी तरह सारी ट्रेंड लाइंस यहाँ पर मीट हो रही हैं। जो हाइस थे इन बुल रन के, वो हाइस क्या थे वो मैंने लिखा है। और जब हाइस जब थे तब मूविंग एवरेज क्या था निफ्टी का, और मूविंग एवरेज कितना परसेंटेज नीचे था मार्केट के हाई से। ठीक है, उस समय आरएसआई क्या था? ठीक है, और उस बुल रन में कितने परसेंटेज रिटर्न्स दिए मार्केट ने, और बुल रन कितने महीने चला। ठीक है, और उस बुल रन की इंटेंसिटी क्या थी, मतलब क्या वो एकदम वर्टिकल राइज था, मतलब लॉन्गर टाइम फ्रेम में क्या वो वर्टिकल राइज था, या धीरे धीरे बढ़ा था मार्केट, मतलब किस टाइप का बुल रन था वो, स्लो एंड स्टडी था या। तो हालांकि मैंने ये लॉन्गर टाइम फ्रेम पे लिया है, तो ये दिखा तो यही रहा है कि मोर और लेस 22, 23 डिग्री, 25 डिग्री के आसपास सारे बुल रन हुए हैं, बट शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ये एंगल चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद मैंने ये नोट किया है कि जब बुल रन ख़त्म हुआ तो उसके बाद जो क्रैश आया, उस क्रैश में लो कितना बना, और कितना परसेंटेज फॉल आया। ठीक है, हाइज जो थे, यहाँ पर हाइज जो नोट किए हैं,
उनमें उनके उसके बाद जो लो बने कितना परसेंटेज फॉल हुआ, और वापस वो हाईज आने में मार्केट को कितना टाइम मिला। तो अगर आप इन्वेस्टर हो तो इसको मैं एकदम बोल्ड कुछ मार्क कर देता हूँ, ठीक है। चलो नहीं कर रहा कुछ कलर मार्क, बट अगर आप इन्वेस्टर हो तो ये सोच लो, ये जो बुल रन के जो हाईज होते हैं ना, उनको आने में कितना टाइम लगता है। इसमें 4 साल लग गए थे, इसमें 6 साल लगे, इसमें 2 साल लगे, ठीक है। अभी ये कहाँ खत्म होगा ये वाला, ये पता नहीं, ठीक है। तो मैं डेटा समझा दिया मोटा मोटा क्या है। तो अभी मैं इस पे आता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये ट्रेंड लाइन कैसे प्लॉट की है वो बता देता हूँ छोटा सा। और ये देखो, ये डॉट कॉम बबल वाली ट्रेंड लाइन है। ये उतना अभी क्लियर नहीं दिख रही होगी, बट मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ तो क्लियर दिखेगी, ठीक है। अभी ऐसा लग रहा होगा बड़ा छोटा सा ट्रेंड था, बट छोटा नहीं, वो बहुत मोटा ट्रेंड था। ये बहुत ज़बरदस्त बूम था, ये बहुत कम समय में मार्केट, देखो ये जो टेल दिख रही है ना इस कैंडल की, ये बहुत ऊपर है, यहाँ सा मूविंग एवरेज से बहुत ऊपर थे। ये जो ब्लू लाइन है ये मूविंग एवरेज है, और ये इस मंथ का हाई है। देखो उस मंथ में कितना हाई बनाया था, 1819। क्लोजिंग हुई थी उस मंथ की 1662। मतलब जब जब ये बबल होते हैं ना, जब ये बूम आता है, तो 10% 20% मूव कोई बड़ा नहीं होता मार्केट के लिए, ठीक है। तो जिनको लग रहा है निफ्टी 14,000 14,500 आ गया, बहुत बड़ी बात हो गई, ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी हुआ है हिस्ट्री में, ठीक है। तो ये एक ट्रेंड लाइन बनाइए, इसमें देखो तो मूविंग एवरेज से हम कितना दूर थे। मूविंग एवरेज से हम 29% दूर थे, ठीक है। 29%, यहाँ पे आर एस आई कितना था, 73 था, ठीक है। देख लेते हैं 73, ठीक है। ये लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पे आर एस आई बता रहा है, बट ये रिलेटिव कंपैरिजन करें हर ट्रेंड लाइन का तो ये बराबर ही बताएगा, ठीक है। 73 के आसपास था आर एस आई यहाँ पर, ठीक है। ये जो फॉल आया वो कुछ महीनों तक चलता रहा, और फाइनली यहाँ जाके हमने लो बनाया। लेकिन आप ये देखो, ये जो हाईज है ना, ये हाईज वापस आने में मार्केट ने कितने महीने लिए, ये हर एक कैंडल एक मंथ की है, ठीक है। तो कितना टाइम लिया। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, ठीक है, कितना टाइम में रिकवर हुए हम, 4 साल में, ठीक है। जो लेवल यहाँ पे दिखे ना, फरवरी 2000 में 4 साल लग गए मार्केट को वहाँ आने में, ठीक है। तो उससे, क्योंकि ये टेक बूम था, तो उस समय टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स बहुत जम के बढ़ रहे थे। मैं एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जो मैंने खोल के रखा है ऑलरेडी। उस समय यूएस स्टॉक मार्केट में टेक कंपनीज के स्टॉक्स भयंकर भाग रहे थे, ठीक है। तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट का मैंने एक एग्जांपल लिया है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट ये टेक बूम है ये वाला, ठीक है। 2000 यहाँ पे आप देखो तो ये कितना, 1995 में $3 का, $3 या $4 प्राइस होता था, और 5 साल में ये हो गया था 57 के आसपास, ठीक है। 4 साल में, 4-5 साल में। तो 57 जो हाई बनाया इसने टेक बूम में, ये 57 देखने के लिए इन्वेस्टर्स को वेट करना पड़ा पूरे 16 साल, 16 ईयर्स, ठीक है। ऑलमोस्ट 16 साल इन्वेस्टर्स को वेट करना पड़ा अपना बाइंग प्राइस वापस देखने के लिए। तो इसीलिए अगर आप इन्वेस्टर हो, अगर आप इन्वेस्टर हो तो ये खासकर आपके लिए, ये, ठीक है। कुछ स्टॉक्स होंगे जिनको मैं वाकई, आपको पता नहीं कितने साल लग सकते हैं, कभी भी मार्केट के हाइस पे इन्वेस्ट नहीं करना है। मैं तो मानता हूँ इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट बुक करना चाहिए टाइम टू टाइम, बट उसके बारे में हम जब कंक्लूड करेंगे, व्हाट शुड वी डू एज ए ट्रेडर एज ए इन्वेस्टर, वो मैं अपना व्यू तब दूंगा। तो एनीवेज वापस आते हैं। तो ये था मतलब टेक बूम में, आप देखो तो ये जो कैंडल है बड़ी छोटी दिख रही है, बट देखो आप इस कैंडल की रेंज देखो, हाई और लो, हाई कितना है 1818 और लो 1521, मतलब 30%, 30% मार्केट एक ही मंथ में मूव कर रहा है, ठीक है। ये भले ही कैंडल का साइज छोटा दिख रहा होगा, क्योंकि वैल्यू के टर्म्स में 1800 निफ्टी कुछ खास नहीं है,
अगर ये आज के कंपैरिजन करें ना, कैंडल यहाँ से शुरू होगी और यहाँ कहीं ख़त्म होगी। अगर ये 14,000 का इंडेक्स मान लेता हूँ, इससे 10 टाइम्स, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स बड़ी कैंडल होगी ये। तो ये एक बहुत बड़ा बूम था जिसका अंत बड़ा बुरा हुआ, जब इन्वेस्टर्स को लगता है सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, ठीक है, सब अच्छा है, खरीदे जा रहे हैं। और जब समझ में आता है यार ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, मतलब इनके वैल्यूएशंस कुछ बहुत ज़्यादा ही हो गए हैं, इतनी भी ग्रोथ नहीं है जितना हमने बाय कर लिया है। तो 16 साल लगे वापस वो प्राइस देखने में। तो एनीवेज, तो ये 2000 वाला क्रैश था। और इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ कि इसकी ट्रेंड लाइन 14300 पे मीट हो रही है, जहाँ पर हम अभी हैं। ठीक है, मूविंग एवरेज से 29% ऊपर था। इस बुल रन में 85% रिटर्न्स मिले, और बहुत कम समय में बहुत तेज़ी से ये बुल रन रहा है। ठीक है, एक्चुअली इसका इंटेंसिटी ऑफ, ये कॉलम इग्नोर कर दो फिलहाल, क्योंकि इसको मैं एक्चुअली इस सब लॉन्गर टाइम टाइम फ्रेम पे लिया था मैंने, तो ये एक्चुअली सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी इसकी होनी चाहिए। बट वो क्योंकि वैल्यू के टर्म्स में निफ्टी तब सिर्फ 1800 था, तो एक्चुअली ये नहीं दिखा रहा, इस कॉलम को इग्नोर ही कर दो। ठीक है, और ये देखो फिर इंडेक्स आधा हो गया था, और 4 साल में दोबारा वो हाईज देखने को नहीं मिले। ठीक है, अब अगले अगले बुल रन की बात करता हूँ। अगला बुल रन स्टार्ट हुआ था अगस्त 2002 में। ये ठीक है, थोड़े एक दो मंथ कुछ वेरी कर सकते हैं, आप एनालिसिस करोगे थोड़ा इधर उधर होगा, बट मोटा मोटा सेम ही होगा। आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हो। तो ये मैंने रेड ट्रेंड लाइन बनाई है, अगस्त 2000 से अक्टूबर 2007 तक ये बुल रन चला था। ठीक है, देख लेते हैं। रेड वाला ये रहा, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। ठीक है, ये जो बुल रन था ना, ये अभी मोस्ट रिजेंबल कर रहा है हमारा करंट मूव से। तो यहाँ कहीं से स्टार्ट मैंने लिया है इसका, आप यहाँ से भी ले सकते हो। ठीक है, ट्रेंड लाइन में से कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट मैंने थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ले लिया। तो ये शुरू हुआ था कहीं 2002 में, 2000 अगस्त 2002 है ना कुछ, हाँ अगस्त 2002 से लेके ये मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ तक चला था। और क्योंकि ये देखो ये ट्रेंड लाइन है, और क्या किया था मार्केट ने, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके अक्टूबर 2007 में ट्रेंड लाइन ब्रेक करके और ज़बरदस्त बूम आया था ऊपर। ठीक है, तो लोगों को लगा था कि अब ये नया बुल रन शुरू हो चुका है, टेक्निकली मार्केट इज रियली गुड, और चेंज हो गया है, सब बढ़िया है, अब तो सब अच्छा ही होगा, अब तो ये मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं आएगा। मार्केट ने 2-3 महीने बकरे फंसाए, उसके बाद जो क्रैश दिया है, जितना बड़ा था ना उससे 3 गुना नीचे आ गया। ठीक है, 2008 का आपको पता ही है। बहाने कुछ भी हो सकते हैं मार्केट में, कहीं इंसॉल्वेंसीज, बैंकरप्सीज, ये वो, कुछ भी। बट सौभाग्य की एक बात है, यहाँ पे बहुत महंगा था मार्केट। ठीक है, यहाँ पे जितना, और अभी ये जो सिचुएशन है ना, मुझे कुछ कुछ ऐसी अभी लग रही है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन लॉन्ग टर्म की ब्रेक की थी मार्केट ने, ये कोई छोटी बात नहीं है, और उसके ऊपर ही रहा था 2-3 महीने। ठीक है, लेकिन, और इसका अगर अभी कंपैरिजन करें हम अभी के सिनेरियो में, ठीक है, तो ये जितनी भी ट्रेंड लाइंस हैं आप ये देखो, मैं अभी इन दो ट्रेंड लाइन पे भी आऊँगा, बट ये देखो ये वाली ट्रेंड लाइन कुछ 12,800 13,000 पे आ रही हैं। तो वहाँ से हम 10% ऊपर तो आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर तो हम ज़बरदस्त, मतलब ऑलमोस्ट ये ट्रेंड लाइन से 20% ऊपर तक भी आ गए थे। ठीक है, रफली जितना मुझे याद है 6,000 वगैरह कुछ है, ट्रेंड लाइन का था कितना, 4800, 20% या उससे भी ज़्यादा हम ऊपर आ गए थे। ठीक है, तो मतलब खतरनाक ही बूम था। तो अभी तो हम 10% ऊपर हैं, क्या पता और 10% ऊपर हो जाए। देखो उस समय ग्रोथ की बातें होती थी, सब अच्छा था, टेक्नोलॉजी कंपनीज बूम कर रही थी, हाउसिंग मार्केट बूम कर रहा था, सब सब अच्छा था। ठीक है, जितने भी पहले के जो बबल रहे हैं, इनमें या तो ग्रोथ के पोटेंशियल बहुत होते थे, या कुछ ना कुछ एक फंडामेंटल रीजन होता था। अभी के मार्केट में तो कुछ फंडामेंटल रीजन है ही नहीं। फेड मनी प्रिंट किया जा रहा है, बस एक आर्टिफिशियल बाइंग पावर आ गई है लोगों में। तो ये इसका जो जो इसका अंत हुआ है ना, मुझे लग रहा है कि अभी मैं स्पेकुलेट नहीं कर रहा, या मैं क्रैश क्रैश चिल्लाने वालों में से नहीं हूँ, तो लेकिन इसका अंत बहुत बुरा हो सकता है, क्योंकि अभी हम ग्रोथ के पोटेंशियल पे नहीं बढ़ रहे हैं जैसे कि हम पिछले साल में बढ़े थे।
पिछले सारे बूम्स में। तो आप ये देखो कि अच्छा खासा फॉल आया था। तो इसके नंबर्स देख लेते हैं, कुछ डेटा पॉइंट्स जो उसमें लिए मैंने। तो इसकी ट्रेंड लाइन भी अराउंड 14,200 पे मीट हो रही है। इसका हाई कुछ 6,000 तक बना था, मूविंग एवरेज 4,500 था, और मूविंग एवरेज से हम 33% ऊपर थे। ठीक है, 33% ऊपर। आरएसआई इसमें सबसे ज़्यादा था 86, क्योंकि ये बुल रन लंबा भी चला था, 62 मंथ्स तक चला था ये बुल रन, और रिटर्न भी इसमें सबसे ज़्यादा मिले थे 369%। ठीक है, ये इंटेंसिटी वाले को इग्नोर कर दो अभी। और जब जो क्रैश आया, क्योंकि ये बुल रन सबसे तगड़ा था, क्रैश आया 70% क्रैश आया, सबसे बड़ा क्रैश। ठीक है, सबसे बड़ा क्रैश आया। अगर निफ्टी की हिस्ट्री में देखें तो ये सबसे बड़ा क्रैश था। और इसीलिए ये जो हाइस थे 6,000 के, इसको देखने में मार्केट को 6 साल से ज़्यादा लग गए। ठीक है। तो जितना बड़ा बुल रन उतना बड़ा क्रैश। ठीक है, ये हिस्ट्री है, ये कोई मैं अपना मन से बातें नहीं कर रहा हूँ, पूरा डेटा वगैरह सब है। ठीक है, तो ये रेड वाली ट्रेंड लाइन का ये था 2007 में जो बूम था उसको, उससे हम अभी अभी देखो, मैं ये 3-4 महीने ऊपर रहा। मुझे बहुत लोगों ने पूछा, सर 2020 में हमने आपके P&L देखे, सब देखे, प्रॉफिट भी देखा, लॉस भी देखा, आपका बेस्ट ट्रेड क्या था? कोई बोलता है मेरा वो जिंदल स्टील वाला बेस्ट ट्रेड था, जिसमें एक ही ट्रेड में मैंने इन द मनी पुट्स में 32 लैक्स कमाए। कोई बोलता है मेरा 20,000 वाला, जो 20,500 या 17,000 पे बैंक निफ्टी बाय किया था, वो वाला बेस्ट ट्रेड था। मैं बताता हूँ मेरा बेस्ट ट्रेड कौन सा था। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, नवंबर में मैंने अपने कॉल राइटिंग जो भी शॉर्ट पोजीशन थे कट वट करके मैंने एक पोस्ट किया था। मेरे कम्युनिटी पोस्ट में जाना, नवंबर में होगा, कि मैं कैसे अभी मार्केट को मैं अपने को पोजीशन करूं। तब मैंने मार्च के पुट्स लिए थे, मार्च के पुट्स। क्यों? क्योंकि मैं हूं ट्रेडर, मैंने ये ज़माना भी देखा है, और मुझे कहीं ना कहीं ये लग गया था कि ऐसा सीन आ सकता है। बाइंग की तो मेरा व्यू नहीं था। ठीक है, बाइंग मैं कभी भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं प्ले कर रहा हूँ इतने बड़े फॉल के लिए। अब वो कब आएगा पता नहीं, लेकिन मैं नवंबर में ही शिफ्ट हो लिया था, मार्च में। ठीक है, ये काम सिर्फ एक ट्रेडर ही कर सकता है। ठीक है। तो मेरी कैपिटल भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए मैं थोड़ा व्यू भी अलग ही रखता हूँ, अलग हट के लोगों से। तो मैं नवंबर में ही शिफ्ट हो गया था मार्च के पुट्स में। ये मेरा बेस्ट ट्रेडिंग डिसीजन था 2020 का, ये मेरा बेस्ट ट्रेड था। वो मार्च के पुट्स मुझे लॉस दे रहे हैं, नो डाउट, बट मैं जिंदा खड़ा हूँ। और वो मार्च के पुट्स भी मैंने लिमिटेड पोजीशन रखी थी, मेरे पास प्लान बी सी डी सब है। और हो सकता है वो मार्च के पुट्स भी मैं जून में शिफ्ट कर लूँ, लेकिन प्रॉफिट बड़ा करूँगा। ठीक है। मैंने सोचा नहीं था कि ये मतलब, देखो, ये जब इस तरह के सीन बनते हैं, तब आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना सकते हो। जब इस तरह के ब्लो ऑफ टॉप्स बोलते हैं ना, ब्लो ऑफ, 3-4 महीने मार्केट कम समय में बहुत पैसा दे देता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिकल कंडीशन कुछ इतनी अच्छी नहीं थी, और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि फेड मनी प्रिंटिंग पे मार्केट इतना बढ़ जाएगा। मैंने नहीं सोचा था, अदरवाइज मैं बुलिश भी प्ले कर सकता था। हालांकि मैंने अपने को हेज्ड करके रखा मोस्ट ऑफ द टाइम, बैंक निफ्टी बाय, अगर निफ्टी में शॉर्ट है तो बैंक निफ्टी बाय, क्योंकि भाई किसी बल्लम को नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगा। तो उस तरह से मैंने अपना रिस्क मैनेज किया। बट एक एंटिसिपेशन था कि जिस तरह का ब्लो ऑफ टॉप यहाँ पे बना है ट्रेंड लाइन के ऊपर, उसी तरह ऑफ टॉप नवंबर में मार्केट देख के मैं समझ गया था कि इसी तरह का, जिस जब ये कैंडल बन रही थी ना, तभी मैं समझ गया था एक ब्लो ऑफ मार्केट बना सकता है। तो इसलिए मैं सबसे पहले सेफ्टी फर्स्ट हमेशा बोलता हूँ, ट्रेडिंग में सबसे पहले सेफ्टी फर्स्ट। और मैंने 13,300 आ सकता है ऐसा भी बोला था, 13,300, वो मैं डेटा पॉइंट्स में बताता हूँ। ये देखो, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, जो मार्च 2015 से जो बुल रन शुरू हुआ, उसकी ट्रेंड लाइन मीट होती है 13,300 पे। तो जो लोग पूछ रहे थे 13,300, जब मैंने 12,500 वगैरह पे ही बोला था कि आ सकता है। ठीक है, 13,300 पे ये ट्रेंड लाइन मीट हो रही है। तो ये, जब आप अपना आँख कान खोल के रखो, गजनी ना बनो, तो आपको इस तरह की चीज़ें भी याद रहती हैं। आप सिर्फ बहती गंगा में हाथ धोने वाले ट्रेडर नहीं होते हो। ठीक है, बहती गंगा में हाथ तो धो लोगे, प्रॉफिट एंड लॉस
कैसे दिखाओगे? ये 1 साल में कंसिस्टेंटली बड़ा प्रॉफिट करना है, कैसे करोगे? जो लोग बाय कर रहे हैं अभी वो सब वापस दे देंगे मार्केट को। हिस्ट्री है मार्केट की। जिसने बुल रन में कमाया है वो पूरा दे के ही खत्म होता है। ठीक है, कोई भी बुल रन उठा के देख लो। जो लोग हेज करते हैं वो मार्केट में हमेशा जिंदा रहेंगे, मार्केट चाहे जीरो हो जाए या मार्केट 1 लाख आ जाए। ठीक है, मैं तो हमेशा अपनी पोजीशन हेज रखता हूँ या रिस्क लिमिटेड रखता हूँ। मैं आपको एक और बढ़िया चीज़ बताता हूँ। जो मैंने 5 lakhs का ट्रेडिंग चैलेंज लिए चल रहा है, बहुत लोग हैं उसमें। मैं एक सैम्पल ट्रेड बताता हूँ मेरा। मैं हमेशा कोई भी ट्रेड लेने के पहले अपना रिस्क डिफाइन करता हूँ, मेरा मैक्सिमम रिस्क कितना है। तो मेरा अभी करंट पोजीशन ये है। ठीक है, मार्केट अब यहाँ से 15,000 भी जाए, 16,000 भी जाए, मैंने अपना मैक्सिमम रिस्क फिक्स कर लिया 36,000। इससे ज़्यादा मार्केट मुझे लॉस दे ही नहीं सकता। ठीक है, तो और मैक्स प्रॉफिट इतना है। तो ये मैं हमेशा अपना रिस्क वगैरह डिफाइन करके ही ऑर्डर डालता हूँ। कभी ऐसा नहीं होता कि आंख बंद करके बस लग रहा है कि मार्केट प्रेडिक्ट कर लिया कहीं भी, हाँ अब तो गिरेगा गिरेगा ठोक दो, ऐसा नहीं। अपना रिस्क डिफाइन करो पहले कितना है। तो ये एक मैं एक सैम्पल ट्रेड बता रहा हूँ। तो जो इस तरह से ट्रेडिंग करते हैं वो मार्केट में हमेशा जिंदा रहेंगे, हमेशा जिंदा रहेंगे, चाहे आपके पास 5 लाख कैपिटल हो चाहे 5 करोड़ हो। ठीक है यार, तो ये एक सैंपल भी दिखा दिया मैंने। बट 2020 का बेस्ट ट्रेड मेरा यही था, मैं जो मार्च में पुट्स में शिफ्ट हुआ। अब मैं और भी स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ कुछ जून की इवन दिसंबर 2021 की, क्योंकि ये एक एक्सेप्शनल सिनेरियो है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन हम ब्रेक कर चुके हैं, उसके ऊपर जा रहे हैं, और 3 महीने भी रह सकते हैं यहीं पर। इवन मार्च भी की पोजीशन भी रिस्की हो सकती है, लेकिन जून की पोजीशन रिस्की नहीं है। ठीक है, अगर हिस्ट्री ही माने तो। बट देखते हैं, खैर वो बात की बात है, वो जब मैं डिस्कस करूंगा जब हम इस टॉपिक पे आएंगे कि एज ए ट्रेडर या एज ए इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैंने बात कर ली ये वाला जो बूम था हाउसिंग वाला 2007 का, लीमन ब्रदर कोलैप्स के पहले, ये इससे हम अभी मैच कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ ट्रेंड लाइन की बेसिस पे जाएं तो हम 2 महीने ऑलरेडी ट्रेंड लाइन के ऊपर हो चुके हैं। हो सकता है और 2 महीने हम ट्रेंड लाइन के ऊपर ही रहें, लेकिन इवेंचुअली इसका, मेरे ख्याल से इसका अंत वही होना है जो हिस्ट्री में हुआ है। ठीक है, और मैंने कुछ पोस्ट भी डाले हैं, इसके रीज़न क्या हो सकते हैं। मुझे लगता है इसका रीज़न इन्फ्लेशन हो सकता है। चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी, स्पेशली यूएस में। फेड अभी तो बहुत कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा है, सब अच्छा 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 है। ज़रा सा कहीं कुछ पैनिक आया ना, ज़रा सा, जितने स्पीड में बढ़े ना उससे 5 गुना स्पीड में गिरेंगे। तो इसको हल्के में मत लो। ठीक है, आँख कान खोल के रखो, ट्रेडर इन्वेस्टर जो भी हो। सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं मार्केट में। ठीक है, मार्केट यहाँ भी रह सकता है और 2014 वाला सीन भी बन सकता है कि हम और 10 महीने भी यहीं से ऊपर रहें। कुछ नहीं बोल सकते भाई। इसीलिए मैं अपने सारे ट्रेड हेज करके रखता हूँ और रिस्क मेरे लिमिटेड होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि, मतलब अगर सिर्फ इस एनालिसिस पे जाएं तो जिन्होंने, अगर इस तरह का फॉल आता है जो तब आया था 2008 में, तो जिन्होंने 13,000 पे शॉर्ट किया वो भी सही डिसीजन था, जिन्होंने 14,000 पे किया वो भी सही था, 12,000 किया वो भी सही था, क्योंकि मार्केट कहीं नीचे तक जा सकता है उससे। फर्क इतना है बस कि आपने टाइम दिया क्या मार्केट को। मैं कई बार बोलता हूँ कि अभी मार्केट जिस हिसाब से चल रहा है, प्राइस इज इररेलेवेंट। निफ्टी 13,000, 14,000, 15,000, 16,000 सब इररेलेवेंट है। ट्रेड द टाइम, टाइम को ट्रेड करो अभी। ठीक है, इसीलिए मैं मार्च के पुट्स में पतली गली पकड़ के निकल लिया था, और अब मैं उसको भी शिफ्ट करूंगा और मैं टाइम को ट्रेड करूंगा। ठीक है, क्योंकि जब आना होगा ना फॉल, तो ये पुट्स जो है 10-10 गुना भी हो जाते हैं, मतलब हिस्टोरिकली देखा जाए तो। और एक लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म बियर मार्केट बन जाता है। तो ठीक है, अभी चलने दो, देखते हैं क्या होता है। 2021 में भी कुछ नया सीखेंगे, बट होने को कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमेशा कभी अनलिमिटेड रिस्क नहीं लेना। जिन्होंने अनलिमिटेड रिस्क लिया होगा वो 12,000 14,000 तक खत्म। तो भाई अपन आगे बढ़ते हैं। अगला वाला जो ट्रेंड लाइन, जो अगला वाला जो बूम था, वो था जब इंडिया की के फंडामेंटल्स ऑलमोस्ट चेंज हो गए थे। मोदी इलेक्शन जीता था, हिस्टोरिकल इलेक्शंस थे।
ठीक है, मोदी वेव और बहुत सारे फंडामेंटल पॉलिसीज चेंज होंगे, इस तरह के एक्सपेक्टेशंस थे, मतलब टर्न अराउंड। ठीक है, तो ये एक ट्रेंड लाइन मैंने बनाई थी। वो देख लेते हैं, ये कौन सा ब्लू वाली ट्रेंड लाइन है। तो ये ब्लू और भाई, तो ये ब्लू और पिंक वाली थोड़ी सी मैच हो रही है, इसीलिए मैं थोड़ा इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, दिख रही होगी आई होप। तो ये शुरू हुआ था, हाँ, ये यहाँ पे कहीं पे मैंने इसको प्लॉट किया है, यहाँ से लेके 2015 तक। ठीक है, 2014 में मोदी इलेक्शन जीता था, बट मेन जो इसका गेन्स आए थे वो 2014 के ईयर में ही आए थे, बाकी ये ऐसे ही टाइम पास करता रहा था, नीचे ही रहा था। बट इसमें भी देखो कि इसमें इसका डेटा पॉइंट्स देख लेते हैं तो ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, सितंबर 2009 से मैंने ये प्लॉट किया। ये एग्जैक्टली मोदी वेव तब तो नहीं थी, बट हाँ, सितंबर 2009 में जब सेकंड टाइम कांग्रेस इलेक्शन जीती थी तो मार्केट ने अपर सर्किट भी मारे थे उस समय। मार्केट सस्ते भी थे बहुत, तो ये एक्चुअली बुल रन तभी शुरू हो गया था। स्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट, इसको मोदी वेव नहीं बोलना चाहिए, इसको कुछ और बोल लो शायद, गवर्नमेंट या जो भी है यार, मतलब क्योंकि 2009 में कांग्रेस जीती तब भी लगा था कि भाई ठीक है, स्टेबिलिटी रहेगी इंडिया में, सब किसी ने सोचे नहीं थे करप्शन से रिलेटेड चीज़ें जो भी है। तो ये सितंबर 2009 से मार्च 15 तक ये बुल रन चला। इसकी ट्रेंड लाइन जो मैं बताया था ये मीट होती है वहीं 13,050 के आसपास। ठीक है, जिससे कि हम अभी ऑलमोस्ट 10% ऊपर है, ये यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद ठीक है, इस बुल रन का हाई था 9119, और मूविंग एवरेज उस समय था 8300। ठीक है, मैं ज़्यादा सब डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, बट इसका ये देखो हाई तो 9119 था और मूविंग एवरेज उस समय 8300 के आसपास था। ठीक है, ये सब ऑलरेडी डेटा पॉइंट मैंने ले लिए हैं, आप भी प्लॉट करके कर सकते हो, एक एक चीज़ दिखाऊंगा तो कोई मतलब नहीं वीडियो लंबा करके। तो ठीक है, हम 10% ऊपर थे अपने मूविंग एवरेज से उस समय, और आर एस आई 70 था। ठीक है, आर एस आई भी दिखा देता हूँ यहाँ पर, आर एस आई 70 था। ठीक है, जस्ट फॉल के पहले। ठीक है, ऊपर भी गए थे क्योंकि मई जून में बहुत ज़बरदस्त भागा था मार्केट, जब मोदी इलेक्शन जीता था ना तो हमारे सही 80 तक भी चले गए थे। तो ठीक है, उस इस बुल रन में, इस 6 साल के बुल रन में हमको 76% रिटर्न दिए मार्केट ने। 66 मंथ्स तक चला ये, इसको इग्नोर करो। और जो लो लो बना 9119 से, वो 6825 का बना था। आई थिंक ये बहाना उस समय ये था कि DHFL, आई थिंक DHFL ही है ना, हाँ DHFL उस समय बैंकरप्ट हुआ था कुछ, तो इसी तरह की कुछ न्यूज़ थी इतना मुझे याद है, या हो सकता है किसी और रीज़न पे गिरा हो। आई थिंक DHFL वाले केस पे ही गिरा था, फाइनेंशियल क्राइसिस जैसी सिचुएशन थी। ठीक है, तो उस समय सारे बैंकिंग वैंकिंग की सबकी लग गई थी। और निफ्टी कितना आ गया था, लो बनाया था निफ्टी ने 6825 का। ठीक है, तो जहाँ से स्टार्ट किया था ना, मतलब बुल रन कहाँ से स्टार्ट किया था वो मैंने नोट नहीं किया, बट ऑलमोस्ट वहीं तक आ गए थे हम। ये देख लेते हैं चलो अच्छे चार्ट में। ये क्या है, 65087, 5,000 कुछ। तो ठीक है, मतलब सिग्निफिकेंट फॉल था, 25% हम अपने पीक से गिरे थे, और हमको वापस वो हाइज देखने के लिए 2 साल लग गए थे। तो अभी जो लोग बाय कर रहे हो, 2 साल अपना पैसा फंसा सकते हो या नहीं, वो दिमाग में रखना। ठीक है, जो फ्रेश बाय कर रहे हो, जो फॉरएवर इन्वेस्टर है वो तो ठीक ही है, मतलब मैं तो फॉरएवर इन्वेस्टर को भी, मतलब अगर रिटर्न्स मल्टीप्लाई करने हैं तो हमेशा बूम्स में सेल करो, क्रैश में बाय करो, तब आप रिटर्न्स मल्टीप्लाई कर पाओ। अभी का क्या सीन है भाई, फेड मनी प्रिंटिंग चल रही है, ये वाला जो बुल रन है ये मार्च 15 से चल रहा है। ठीक है, मनी प्रिंटिंग तो खैर अभी, मनी प्रिंटिंग तब से भी चल ही रही है, मतलब क्वांटिटेटिव ईजिंग बोलते थे पहले उसको, अभी मनी प्रिंटिंग बोलने लगे। तो ये फेड ने
स्टॉक मार्केट पे थोड़ा कंट्रोल ले लिया, तब से चल रहा है 2015 से प्रिंटिंग का गेम। और ये जो ट्रेंड लाइन है जो मार्च 15 से शुरू हुई थी, ये 13,300 पे मीट हो रही है। इसका हाई आज के डेट में 14,367 है, और मूविंग एवरेज अभी 11,850 के आसपास आता है। हम 21% ऊपर है मूविंग एवरेज से, मतलब लगभग वहीं पहुंच रहे हैं जो बड़े बड़े जो क्रैश थे ना दोनों, उस रेंज में हम आ रहे हैं। तो इसीलिए, और मान लो मार्केट यहाँ से 10% भाग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 15,000 भी क्रॉस कर दे और 16,000 के आसपास तक भी जाए, लेकिन अगर आप मार्च अप्रैल मई जून के पुट्स में हो तो टेंशन नहीं है, आप एंजॉय करोगे ये रैली। ठीक है, ये सब नौटंकी ड्रामा जो भी है चल रहा है, एंजॉय करो, इससे मार्केट के अपने लेसन्स लो। जो मैंने 2007-8 क्रैश में सीखा, वो अगर आपकी एज अभी 20-25 है, वो आप अभी सीखो। हो सकता है जब आप 40 साल के हो आपको वो लर्निंग काम आए। तो मार्केट कब गिरेगा, कहाँ से गिरेगा, कुछ बोल नहीं सकते, बट अभी हम मूविंग एवरेज से 21% ऊपर हैं और रिस्की जोन में है। ठीक है, हम वहीं जाना है जहाँ थे, यहाँ पे तो हम 10% पे ही गिर गए थे। देखो, मैं और भी ट्रेंड लाइन बना सकता था। एक 2018 में भी फॉल आया था। 2008 में भी एक अच्छा खासा फॉल आया था 15% के आसपास। 2018 वाला फॉल कौन सा है? और देखो, कोरोना वाला क्रैश भी है। ये इसकी भी कुछ ट्रेंड लाइन बनाई जा सकती थी, लेकिन क्योंकि हमने एक वी शेप रिकवरी मार दी, तो मैं बहुत ज़्यादा ट्रेंड लाइन नहीं बना रहा। अदरवाइज यहाँ पे एक बन जाएगा स्पाइडर नेट, मकड़ी का जाल, और कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो मैंने सिर्फ 4 डेटा पॉइंट्स ही लिए हैं फिलहाल। बट 2018 में भी एक ठीक ठाक करेक्शन आया था, उस पर भी एक बन सकता था, बट ठीक है, मतलब मोटा मोटा मैंने 4 ही लिए हैं। ठीक है, तो इसमें RSI अभी जो चल रहा है, अभी हम 21% ऊपर हैं। RSI अभी 69 है, ऑलमोस्ट उसी जोन में जा रहे हैं हम, 70, 75, 80। ठीक है, एक 15,000 तक का मूव आ गया तो हम पहुंच जाएंगे 70, 75 के आसपास। ठीक है, 15,000 कोई बहुत दूर नहीं, परसेंटेज टर्म्स में कितना है, 4%। हाँ, 3 to 4% ही है, कुछ खास दूर नहीं है हम 15,000 से। तो लेकिन बच के रहो। इस बुल रन में हमको 47% रिटर्न्स अभी तक मिल चुके हैं, और 70 मंथ्स तक ये बुल रन अभी तक चला है। तो टाइम वाइज देखें तो हम ये सारे बुल रन्स को की लिमिट ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, परसेंटेज रिटर्न्स वाइज उतना उतना नहीं है जितना ऑब्वियसली पहले था, बट ठीक है, सब डेटा पॉइंट्स मैच नहीं करेंगे। और इसका लो कितना बनेगा, फॉल कितना होगा, ये सब तो वक्त बताएगा। ठीक है, तो कुल मिला के आप एक टाइम बॉम्ब पे बैठे हुए हो। अगर आप बायर हो यहाँ पे, डायनामाइट पे बैठे हो। बहुत लोग बोल सकते हैं यार, ट्रेंड के साथ चलो, ट्रेंड के साथ चलो, ट्रेंड के साथ चलो। कितने लोग हैं जो अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखा देते हैं जो ट्रेंड के साथ चलते हैं? ये सब कोट्स कहना आसान होते हैं, ये ज्ञान देना आसान होता है। ठीक है, ट्रेंड के साथ चलोगे, 1 महीने प्रॉफिटेबल हो जाओगे, 1 हफ्ते प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ठीक है, ट्रेंड के साथ चलना कोई बुरा नहीं है, लेकिन ट्रेंड प्रेडिक्ट किया किसी ने? कोई बंदा है, मतलब क्लेम बहुत लोग करेंगे, बट 12,500 या 13,000 पे कितने लोग होंगे जिन्होंने फ्रेश बाइंग की होगी और वो अभी तक राइड कर रहे हैं? नहीं होता भाई, मार्केट प्रेडिक्ट करना किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है, 2020 में 7,500 भी आएगा और 14,000 पे जाएगा, ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था। अल्टीमेटली आपको, आप मार्केट में कई बार गलत होगे, आप कोई नहीं बचा सकता। फर्क इतना है, आप अपना मनी मैनेजमेंट करना आता है क्या आपको? आप अपना रिस्क मैनेज करके रखते हो क्या? क्या आप प्रिपेयर्ड होते हो कि जब लूज बॉल मिले तो मैं छक्का मारूं? ये मुझे लूज बॉल मिलने वाली है, ठीक है, आएगी अभी, और हो सकता है मैं अपना लाइफ टाइम का सबसे बड़ा प्रॉफिट कर लूं। ठीक है, अगर ये मेरा 2007 वाली जो एनालॉजी है वो काम करती है तो। ये तो खैर वक्त बताएगा, हो सकता है मैं नहीं भी करूं, लेकिन मेरे रिस्क लिमिटेड है, मैं जिंदा रहूंगा शेयर मार्केट में हमेशा, क्योंकि मुझे अपना रिस्क मैनेजमेंट आता है। मुझे, मैं डिफाइन करता हूँ कि मैं मैक्सिमम कितना रिस्क लेना चाहता हूँ मार्केट से, ये मार्केट डिफाइन नहीं करता है। ये प्रोफेशनल तरीका होता है ट्रेडिंग का, और वही मैं अपना 5 लाख ट्रेडिंग चैलेंज में जो भी मेंबरशिप ज्वाइन कर रहे हैं उन सबको मैं वही सिखा रहा हूँ। ठीक है, आप गलत 1000 बार हो गए, लेकिन आप जिंदा खड़े रहो, जिंदा खड़े रहो। जब बड़ा मूव आएगा तो बड़ा शॉट मारेंगे। ठीक है, लेकिन तब तक प्रेडिक्ट करके पूरा सब कुछ दांव पे मत लगा दो।
ठीक है, तो ये मार्केट सबको खत्म करके ही डायरेक्शन में जाएगा। आज किसी से पूछ लो, सब बोल रहे हैं गिरेगा गिरेगा। कब गिरेगा? सबको लग रहा है गिरेगा गिरेगा, कब गिरेगा यार? कैसे टाइम करोगे? ठीक है, इसीलिए मैं मार्च के पुट्स में नवंबर में ही कल्टी मार लिया था, और अभी भी मैं सोच रहा हूँ फ्रेश पोजीशन मार्च का तो रहने ही दूँ, फ्रेश पोजीशन ऐड करूँ या शिफ्ट करूँ, देखूंगा वो मैं अभी आजकल ज़्यादा मैं कुछ शेयर नहीं कर रहा। बट सिनेरियो जो है वो बड़ा डेंजरस है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहो। ठीक है, अगर बायर भी हो तो अपनी पोजीशंस हेज करो। ठीक है, अब मैं ये बात कर लेता हूँ एज ए ट्रेडर और एज ए इन्वेस्टर हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई पहले मैं इन्वेस्टर की बात करता हूँ। अगर आप इन्वेस्टर हो, पहले तो मैं डिस्क्लेमर दे दूँ भाई। ठीक है, आजकल डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है। वैसे डिस्क्लेमर देना हमेशा ज़रूरी होता है, सेबी के गाइडलाइंस हैं, सबको रूल्स फॉलो करने चाहिए। तो भाई मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, और आप मेरे सलाह पे, मेरे एडवाइस पे कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन ना लें। जो फाइनेंशियल डिसीजन लें वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही अपने रिस्क पे लें। ठीक है, क्योंकि मैं आपके प्रॉफिट और आपके लॉस दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा। मार्केट बड़ी रिस्की चीज़ है। आप कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही कंसल्ट करें कोई भी डिसीजन लें। मेरे वीडियो को आप एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ करें। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई डिस्क्लेमर। बट मेरा व्यू क्या है, मैं व्यू बता सकता हूँ। मेरा व्यू ये है कि अगर मैं इन्वेस्टर होता तो मैं यहाँ कम से कम 50% तो अपनी पोजीशंस निकाल देता, और मैं कुछ नहीं करता। मैं वेट करता क्रैश का, मैं वेट करता जब भी मार्केट गिरेगा मैं वो 50% यूज़ करूँगा। मैं 1 साल 2 साल 3 साल वेट करता, लेकिन खरीदता तो सस्ता ही खरीदता। उस तरह से मैं अपने रिटर्न्स मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। टाटा मोटर्स पे मैं अगर मेरे पास 2 लाख रुपए हैं तो, और टाटा मोटर्स अगर 200 रुपीज़ है, तो मैं उसके 1000 शेयर्स ले सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर वही टाटा मोटर्स मुझे 100 रुपये में मिल जाए तो मैं उसके 2000 शेयर्स ले सकता हूँ। तो दैट मीन्स आई एम एज ए नॉर्मल इन्वेस्टर आई हैव डबल मोर क्वांटिटीज, मतलब मैं उससे दुगना पावरफुल हूँ। जब टाटा मोटर्स 1000 रुपीज आएगा तो उसका पैसा तो 5 टाइम्स होगा, बट मेरा पैसा 10 टाइम्स हो जाएगा। तो इसीलिए एज ए इन्वेस्टर जब इस तरह का बूम हो, यूफोरिया हो, तब मार्केट में एटलीस्ट कुछ परसेंटेज पोर्टफोलियो तो एग्जिट कर देना चाहिए। और मैं तो थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन हूँ, थोड़ा अलग सोचता हूँ। मैं तो 100% ही एग्जिट कर देता। 100% शायद नहीं करता, बट हाँ, क्योंकि 15,000 16,000 भी जा सकता है, किसने देखा। बट 50% तो डेफिनेटली कर ही सकता था। 16,000 आता तो मैं फिर पूरा ही एग्जिट कर देता, और सिर्फ क्रैश का वेट करता। कौन सा मुझे 1 साल 2 साल में नहीं आएगा क्या मार्केट में क्रैश या करेक्शन, किसी भी रीज़न से आ सकता है। तो ये करता है। तो एज ए इन्वेस्टर आप, मैं ये करता। बाकी आप खुद सोचो, खुद डिसीजन लो। बट एज ए इन्वेस्टर भी आपको कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुक करने चाहिए। आप 2000 के .com बबल से सीख ले सकते हो, आप 2007 के बबल से आप सीख ले सकते हो। 4 4 5 5 6 6 साल लगते हैं वापस अपने प्राइस मिलने में, और कुछ स्टॉक्स में अगर गलत फंस गए तो 16 साल भी लग जाते हैं। ठीक है, तो बहुत कॉशियस रहो यहाँ पे, और डेफिनेटली कुछ तो खाली कर ही दो। ये मेरा व्यू है। एज ए ट्रेडर क्या कर सकते हैं भाई? सबसे बड़ी चीज़ एज ए ट्रेडर, मैं रोज़ बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, और हमेशा बोलता रहूँगा, किसी बल्लम को नहीं पता मार्केट कहाँ जाता। यहाँ से 15,000 भी जा सकता है, 16,000 भी जा सकता है। नहीं पता भाई, किसी को नहीं पता। ये जो ट्रेंड लाइन क्रॉस करके हम 4 महीने तक ऊपर रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन क्रॉस करके हम 20% सस्टेन किए हैं। ठीक है, तो ये मजाक नहीं है। है, किसने देखा यार? एज ए ट्रेडर अपनी, यहाँ पे एक ही सही ट्रेड बनता है, और वो सही ट्रेड है लॉजिकल। वो है सेल साइड में रहो, क्योंकि जब गिरेगा तो मार्केट अच्छा पैसा देगा, लेकिन कब गिरेगा पता नहीं, इसलिए हेज करके रखो। मैं अपना एक ट्रेड बताता हूँ, मैंने पब्लिकली शेयर भी किया था। मैंने 13,000 का कॉल राइट किया था दिसंबर में, और उसके अगेंस्ट मैंने हेज किया था 13,200 का कॉल बाय किया था। अब मार्केट 14,000 आए, 15,000 आए, 16,000 आए, मेरा लॉस फिक्स्ड है।
प्रीमियम वगैरह कैलकुलेट करके मेरा मैक्सिमम लॉस निफ्टी पे 147 पॉइंट्स बन रहा था कुछ। और वो लॉस बहुत नॉमिनल है। अगर इंडेक्स 10% बढ़ रहा है आपकी पोजीशन के अगेंस्ट एंड यू आर लूजिंग ओनली 1%, देन यू हैव एक्चुअली वन द बैटल। बिकॉज जब वो 10% ऊपर बढ़ चुका है तो वो आपको और बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, प्रोवाइडेड आपके पास पैसा हो और आपके पास प्लान बी सी डी हो, तो आप बड़े मौके के लिए तैयार हो। तो इसी तरह अगर कोई कॉल राइटिंग कर रहा है तो कॉल बाय करके हेज रखो, मार्केट ऊपर जा सकता है। एज ए ट्रेडर आप टाइम को ट्रेड करो, प्राइस को ट्रेड मत करो कि निफ्टी का मैक्सिमम 14,500 जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, 15,000 जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, कहाँ पता यार, एक महीने 2 महीने में जा सकता है। टाइम को ट्रेड करो। अगर मेरा एनालिसिस आपके एनालिसिस से मैच होता है, मैं क्या करूँगा, मार्च अप्रैल मई जून, मैं 3-4 महीने अज्यूम करूंगा मार्केट यहीं पे घूमता रह सकता है, बट दिन जब भी गिरेगा तो फॉल बढ़ा देगा। तो मैं मई जून वगैरह के पुट्स में फ्रेश पोजीशन बनाने का सोच सकता हूँ, या मार्च क्लोज करके मैं शिफ्ट हो सकता हूँ, देखूंगा मतलब। बट टाइम को ट्रेड करूंगा मैं, प्राइस इज इररेलेवेंट। अब मार्केट देखो, जैसे मैंने दिसंबर वाली पोजीशन बताई, 13,000 कॉल सेल और 13,200 कॉल बाय, तो मैं भी उतना ही एंजॉय कर रहा हूँ रैली जितना कि मतलब कोई बाहर। फर्क ये है कि वो अभी पैसा कमा रहा है और मैं ऊपर शॉर्ट करूंगा वहां पैसा कमाऊंगा, मैंने तो अपना लॉस फिक्स कर दिया ना। तो आपका पूरा गेम चेंज हो जाता है। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट आता है ना, तो आपका माइंडसेट एज ए ट्रेडर, आप लॉस को भी एंजॉय करने लगते हो। लिटरली, मतलब मैं अपना बेस्ट ट्रेड बता रहा हूँ, यही वाला मार्च वाला। वो मार्च वाले पुट्स शायद जो भी मतलब आधे से भी कम हो चुके हैं, बट देन जब ये इस तरह के मूव्स आते हैं ना मार्केट में, तो पुट्स 20 गुना 50 गुना भी हो जाते हैं। तो मुझे तो अपना उस पे डायरेक्शन पे कन्विक्शन है, बस टाइमिंग में नहीं कर सकता, इसीलिए मैं एज अ ट्रेडर मार्च अप्रैल मई जून वहां पर अपने को पोजीशन करूंगा। हो सकता है मैं दिसंबर 2021 में भी करूं, बट आई प्ले फॉर दिस, आई प्ले फॉर दिस, ठीक है। ऐसा आना तो बट आ भी सकता है, किसने देखा, कोरोना का नया स्ट्रेन है, फिर से कुछ लॉकडाउन जैसी सिचुएशन बने, आ सकता है भाई, किसने देखा। बट आई एम ओपन फॉर दिस, आई एम ओपन फॉर दिस, आई एम ओपन। बड़ा पैसा है तो यही है, बड़ा पैसा यहाँ नहीं है। ये हाथी निकल गया, पूंछ बची है अभी, ये मान लो। और मैं फिर से कुछ क्लेम नहीं कर रहा, क्योंकि हो सकता है हाथी के बाद एक और छोटा हाथी आ जाए 16,000 तक, नहीं पता भाई। ठीक है, इसीलिए बस मुझे पता है कि हाँ मई जून के पुट्स रहेंगे वगैरह, तो हो सकता है उनकी वैल्यू कुछ कम हो जाए, बट मतलब अभी अगले 1-2 महीने, बट देन ले दे के वही मुझे अच्छा पैसा देंगे। तो एज ए ट्रेडर मैं ये ट्रेड करूंगा, इन द मनी पुट्स में रहूंगा दूर के महीनों में। और क्योंकि मुझे नहीं पता कि मार्केट कहाँ से गिरेगा, तो मैं कम से कम एक छोटी पोजीशन कॉल राइटिंग में हमेशा बना के रखूंगा, हेज करके। ठीक है, तो वो भी मुझे वो लॉस देंगी तो कम ही देंगी, इवन प्रॉफिट भी देंगी, फिक्स देंगी, बट एक सिग्नल मिलेगा तो मैं फिर देखूंगा वहां पे एट द मनी कॉल राइटिंग करना शुरू कर दूंगा, या फिर इन द मनी पुट्स में एग्रेसिव पोजीशन बनाऊंगा। एक मुझे एक बड़ा इंडिकेशन चाहिए बस, ठीक है। तो ये करूंगा मैं यहाँ पे बाय। यहाँ पे एक्चुअली इंडियन स्टॉक मार्केट थोड़ा सा एक्सेप्शन है ग्लोबल मार्केट के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी ने अभी तक हाई नहीं बनाया है। तो जो लोग निफ्टी में कॉल राइटिंग कर रहे हैं, वो बैंक निफ्टी में आउट द मनी के पुट राइटिंग कर सकते हो और अपने आप को हेज कर सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा अभी ऐसे बहुत सारी कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स हैं जो कर सकते हो आप वीकली में। अगर मंथली कॉल राइटिंग की है तो वीकली पुट राइटिंग करो, बहुत तरह की स्ट्रेटजीज बनाई जा सकती हैं। बट 100 बात की एक बात है, मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अपने मेंबर्स के लिए भी नहीं कर रहा था अभी, क्योंकि एक ही सही ट्रेड है यहाँ पे लॉजिकली। जब मार्केट अराउंड इस तरह की यूफोरिया में हो, तो आप कॉल राइटिंग हेजिंग करो, उसमें छोटा सा लॉस भी लोगे ना, तो वो भी किसी प्रॉफिट से कम नहीं होता। मैं ट्रेड करना सिखा रहा हूँ, मैं पैसा छापना नहीं बता रहा हूँ। ट्रेड करना सीख गए तो खुद छापोगे। ये बहुत बड़ा लेसन है कई लोगों के लिए कि हेजिंग कैसे की जाती है सही तरीके से, और आगे मुझे लगता है बहुत लोग सीखेंगे। एनीवेज, बहुत बोल लिया मैं। तो एज ए ट्रेडर एज ए इन्वेस्टर ये कर सकते हो आप,
और और क्या बोलूँ वही, आई थिंक ये वीडियो वर्थ होगा यार। ये वीडियो पता नहीं किसी ने इस तरह का के इंसाइट्स बताए होंगे या नहीं, बट अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना, क्योंकि बहुत लोग हैं जो इस यूफोरिया में बहे जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि अब तो मार्केट में बाय करना ही सेफ है, और इस तरह के मूव्स में ना रिटेल ट्रेडर ही सबसे ज़्यादा पैसा लूज करते हैं। तो आपको ठीक लगे, लोगों को एटलीस्ट अलर्ट तो हो जाएंगे अगर वो सुनेंगे देखेंगे जो मैंने दिखाया है, तो एटलीस्ट कई लोग बहुत लॉसेस करने से बच सकते हैं। तो आपको ठीक लगे तो आप शेयर ज़रूर करना ये वीडियो। लाइक वाइक के लिए तो मैं कभी बोलता नहीं हूँ। लाइक वाइक तो लोगों को अच्छा लगेगा खुद ही कर देते हैं यार, लाइक बोलना क्या है। बट शेयर ज़रूर करना यार, बहुत लोगों तक पहुँचे। और मैंने 2021 का ये मिशन है मेरा कि मैं बहुत लोगों तक पहुँचूँ, उनको एक सही प्रोफेशनल तरीका बताऊँ ट्रेड करने का। मैंने 2020 में लाइव ट्रेडिंग की है। आप वाइस ट्रेडर लाइव ट्रेडिंग सर्च करो यूट्यूब पे, आपको मेरे बहुत वीडियोस मिल जाएंगे। तो जो भी मैंने सीखा है मार्केट से, मेरा फ्री कंटेंट जो है ना यूट्यूब पे, आई थिंक वो ही इतना वर्थ है कि आपको मेंबरशिप ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। बट क्योंकि यूट्यूब का मॉडल ऐसा है, कमर्शियल वेबसाइट है, हम उनका प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, उनको रेवेन्यू मिलता है, तो कहीं ना कहीं उसके बेनिफिट्स चैनल को मिलते हैं। और मैं भी टोटल थोड़ा बिजनेस मोड में आ गया हूँ, एटलीस्ट टाइम भी, आगे का पता नहीं, बट अभी मैं बिजनेस मोड में आ गया हूँ कि ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी टाइम तक चैनल पहुँचे, तो यूट्यूब को रेवेन्यू मिलना है, तो इसीलिए मैंने अपना जॉइन मेंबरशिप वगैरह एक्टिवेट कर दिया है। और भी चीज़ें प्लान की हैं कि एड्स वगैरह देंगे, मतलब जो भी टूल्स हो सकते हैं मार्केटिंग के वो करेंगे आगे। बट स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ, तो ये तो मैंने इनेबल कर ही दिया है। जिनको लगता है इवन यही वीडियो अगर 2000 वर्थ है, ज्वाइन करो। और उसमें एक छोटा सा चैलेंज लिया है, खुद से एक चैलेंज लिया है कि मैं 5 लाख के अकाउंट से मैं ट्रेड करूंगा। मैं 5 लाख के अकाउंट से ट्रेड करूंगा, उसको मैं साल भर में धीरे धीरे कैसे बढ़ाता हूँ या कैसे ट्रेड करता हूँ, वो सब मैं लाइव दिखाया करूँगा। अभी जस्ट शुरू ही किया है, 1 हफ्ता हुआ है अभी, तो मैं कॉन्सेप्ट्स वगैरह बता रहा हूँ, कैसे करना है क्या करना है, मैं दिखा भी देता हूँ। वैसे मैंने पहले भी दिखाया है, बट इस तरह के मैंने कुछ प्रोसेस बनाए हैं, कुछ रूल्स हैं, ठीक है, कुछ ट्रेड बुक है जो मेंबर्स को बोला है ये फॉलो करो, ट्रेड बुक ये रहा, ठीक है। अपने सारे ट्रेड्स रिकॉर्ड करो, ट्रेड लेने के पहले रिस्क डिफाइन करो, तो और क्या क्या मिस्टेक्स हैं उनके लेसन्स लो, ठीक है। हर वीक में हर दिन में कुछ ना कुछ सीखोगे, और जब पलट के 6 महीने बाद इस ट्रेड बुक को देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि किस एंड रिजल्ट जो है नेट प्रॉफिट, किन चीज़ों ने मुझे प्रॉफिट दिया और किन चीज़ों ने लॉस दिया, ठीक है। मेरा कैपिटल फाइनली बढ़ के कितना हो रहा है। तो जब आप मार्केट को समझने से पहले आप खुद को समझो, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी बता रहा हूँ जिन्होंने मुझे सक्सेसफुल बनाया है, और जो मेरे लिए मतलब वर्क की हैं, वही चीज़ें मैं दूसरों को सिखा रहा हूँ। मेरे पास ज़्यादा किताबी ज्ञान पे मेरा भरोसा है नहीं, क्योंकि मार्केट किताबी ज्ञान से चलता नहीं है। अच्छा, ये स्क्रीन दिख नहीं रही होगी, बट मैं ये दिखा रहा था, सॉरी यार। ये देखो, ये ट्रेड बुक है, इसके बारे में बोल रहा था मैं। अपना रिस्क वगैरह डिफाइन करो, ठीक है, हर ट्रेड रिकॉर्ड करो, किस किस प्रॉफिट में जब 6 महीने बाद पलट के देखोगे कितना प्रॉफिट, किस ट्रेड ने मुझे कितना प्रॉफिट दिया, कितना लॉस दिया, मेरी कैपिटल बढ़ के कितनी हो गई है, ये चीज़ें रिकॉर्ड करो। हर एक ट्रेड लेने के पहले अपना मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस डिफाइन करो, ठीक है। अपने आप को समझो, जब पलट के देखोगे तो समझ में आएगा कि क्या चीज़ें मेरे लिए काम करती हैं, क्या चीज़ें मेरे लिए काम नहीं करती हैं। बहुत सारे सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, लेकिन हर एक की पर्सनैलिटी अलग है, हर एक का स्टाइल अलग है। जो शॉर्ट करता है वो भी कमाता है, जो बाय करता है वो भी कमाता है, सबका टाइम फ्रेम अलग होता है, सबकी स्ट्रेटजीज अलग होती हैं। लेकिन 100 बात की एक बात है कि मार्केट को समझने से पहले खुद को समझो, ठीक है। तो आप फिगर आउट करो आपके लिए क्या चीज़ें काम करती हैं, ट्रेड रिकॉर्ड करो अपने, मैक्सिमम रिस्क हमेशा फिक्स रहना चाहिए। अगर ये नहीं है फिक्स, तो मार्केट एक ना एक दिन आपको साफ कर देगा, ज़ीरो फिनिश खत्म, ठीक है। जब आना होगा वो दिन तब आ जाएगा, बट ये इधर हमेशा
कोई भी ट्रेड लेने के पहले ये चीज़ आपकी पॉपुलर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं, छोटी बट बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल ट्रेडर प्रॉफिट करें 2021 में, और मेरे चैनल की रीच बढ़े। जैसे मैंने 2020 में अपने P&Ls दिखाए हैं, लाइव ट्रेडिंग की है, उस तरह से कम मेरे जैसे कई हज़ार लोग मैं बना दूं, जो हेजिंग करें और सही तरीके से प्रोफेशनल ट्रेडिंग करें, और अपना जो भी कैपिटल से आते हैं, 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख मैंने सिर्फ अपने लिए रखा है। बाकी आप किसी भी कैपिटल से आ सकते हो, उस कैपिटल को बढ़ाओ धीरे धीरे, ठीक है। और दिखाओ अपने P&L, ठीक है। जब आप अकाउंटेबल रहोगे तो आप सट्टा खेलना बंद कर दोगे, क्योंकि आपको आपके जैसे लोग दिखा रहे हैं अपने प्रॉफिट लॉसेस, जैसे आपको भी दिखाने हैं, तो आप थोड़े से जिम्मेदार बनोगे अपने पैसे के लिए। जब कोई देखता नहीं है तो हम सट्टा खेलते हैं, लेकिन जब सबकी नज़रें लगी हों तो फिर आप रिस्क अपना बहुत सोच समझ के आप काम करते हो। तो आपको ठीक लगे तो आप ज़रूर वो मेंबरशिप ज्वाइन करो, मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ये मैं चाहता हूँ। और 2021 में अगर लोग अपने प्रॉफिट लॉसेस दिखाएं, प्रॉफिटेबल रहें, तो मैं मानूंगा कि मेरी इतनी मेहनत, ऐसे तो मुझे यूट्यूब पे होनी नहीं चाहिए, मतलब मैं था भी नहीं। कोरोना का लॉकडाउन आया था मार्च अप्रैल में, तो मैंने अपना चैनल बना लिया, ठीक है, ऑप्शन राइटिंग सिखाता हूँ लोगों को, ऐसे ही आ गया। बट आया हूँ तो कुछ अच्छा काम करके जाऊँ तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचूँ। और मुझे पता है मतलब क्या वो फीलिंग होती होगी लोगों की, कि जब खोया हुआ पैसा मार्केट से जब वापस आता है ना, तो सिर्फ फाइनेंशियल लाइफ नहीं, ओवरऑल लाइफ अच्छी हो जाती है। तो ये जो मेरा मिशन है ना, इट इज़ बियॉन्ड मनी, ठीक है। लोगों की फाइनेंशियल लाइफ, कुछ लोग फाइनेंशियल फ्रीडम वाली पाथ पे आ जाएंगे, उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ, मैं धीरे धीरे करके एक सस्टेनेबल तरीके से मैं ट्रेड करके सरवाइव कर सकता हूँ मार्केट में। ऐसे फिर एक्सपीरियंस से उनका लेवल बढ़ता जाएगा, तो बहुत लोग उस वे में आ जाएंगे कि फाइनेंशियली इसको, बट बहुत लोग अपना ऐसे भी होंगे जो मार्केट में लॉस वॉस कवर करके एग्जिट मार दें कि भैया गलती कर दी थी आके, और अब मैं एग्जिट मार देता हूँ और पीसफुल लाइफ जीता हूँ, ऐसे भी होंगे, ठीक है। तो जैसे भी हो यार, लोगों की लाइफ अच्छी हो, उसी से 2021 में ये काम स्टार्ट किया है। लाइव ट्रेडिंग किया करूँगा, मेरा 5 लाख थोड़ा बढ़ जाए तो अ, थोड़े ज़्यादा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले ट्रेड किया करूँगा। अभी मैं थोड़ा स्लो मोड में हूँ और थोड़ा स्लोली सिखा रहा हूँ लोगों को, क्योंकि पहली बॉल पे छक्का नहीं मारना चाहिए, ठीक है। विकेट ज़रूरी है। तो इस पर्पस से आप ज्वाइन करोगे, यूट्यूब को रेवेन्यू मिलेगा, ऑब्वियसली इसमें मेरा भी पर्सनल इंटरेस्ट आप मान लो कि मुझे भी रेवेन्यू मिलेगा, ठीक है। उसमें मैं वो कुछ वो नहीं लेना है, ठीक है, आप उसको बिजनेस समझ लो। बट मेरा इंटेंट एकदम क्लियर है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ अच्छी हो, अपना खोया हुआ पैसा रिकवर करके, या अपना फाइनेंशियल फ्रीडम लें स्टॉक मार्केट में, और एक सुकून की लाइफ जिए, ठीक है। लोग बर्बाद हो गए हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है। मुझे लगता है कि जो मैंने सीखा है, जो मुझे आता है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गाइड करना चाहिए। मैं चाहता हूँ और भी सक्सेसफुल ट्रेडर हों, उनका क्या सेटअप है, उन्हें क्या आता है, वो भी आएँ यूट्यूब पे और लोगों को सिखाएं, बहुत लोगों की लाइफ इंप्रूव होगी, ठीक है। तो ये काम जो है ये बियॉन्ड मनी है, तो यही मेरा मिशन है। वीडियो हो गया 1 घंटे का, तो आपको ठीक लगे तो आप ज्वाइन करो मेरा मेंबरशिप। उसमें मैं लाइव ट्रेडिंग वगैरह करूँगा, जो मुझे आता है वो मैं सिखाया करूँगा। ये वीडियो एक सैंपल है, और भी जैसे, क्योंकि एक दिन में सब कुछ नहीं सिखाया जा सकता, ये अभी मैंने सिर्फ ट्रेंड लाइन किया, और भी कई चीज़ें हैं। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा 2000 जो भी है मेरा प्लान, वो आई थिंक वर्थ रहेगा। इवन ये वीडियो की कीमत ही यार इससे ज़्यादा होगी ठीक है। तो आप ज्वाइन कर लो, यूट्यूब पर रेवेन्यू मिलेगा। रिकमेंडेशंस में मैंने बताया, देखो मैं आपको बताता हूँ, एक पोस्ट किया था कि कैसे मोनेटाइजेशन हेल्प करता है, ये सब नंबर्स में है, डेटा है। हाँ, ये कल टीम ने एक पोस्ट किया था, मुझे भी पता नहीं था तो मुझे बताया।
तो ये मैं ओपन करके दिखाता हूँ कि यूट्यूब को जब रेवेन्यू मिलता है तो यूट्यूब रिकमेंड करता है चैनल्स, और उससे चैनल की रीच कितनी बढ़ती है। और मेरे को वेट नहीं करना। कुछ लोग बोल रहे हैं सर 1-2 महीने फ्री कर दो, उसके बाद आप पेड कर देना। अरे यार 2020 पूरा फ्री नहीं था क्या? मैं मतलब भाई मैं जल्दी में हूँ, ठीक है, मैं जल्दी में हूँ। 2021 शुरू हो गया है, डिसीजन क्लियर है। अभी आपको मैं फ्री कर देता हूँ। आप बताओ, आप बढ़ा सकते हो मेरा रीच जैसे यूट्यूब बढ़ा रहा है। ये देखो, ग्रेट न्यूज़, योर वीडियो गॉट मोर व्यूज फ्रॉम यूट्यूब रिकमेंडेशंस। ठीक है, और ये भी 28 डेज का है। अभी जो मेंबरशिप है वो तो 7 दिनों में ही आई है, लेकिन 7 दिनों में ही कमाल देखो, 67,000 व्यूज ज़्यादा हैं। ठीक है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये मेरा प्रॉफिट है भाई, ये मेरा प्रॉफिट है। मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहा हूँ। ठीक है, ऑलमोस्ट 159,000 व्यूज मोर फ्रॉम रिकमेंडेशंस, मोर देन यूजुअल। तो इस तरह से हेल्प होता है। कुछ लोग डाउट कर रहे होंगे कि मोनेटाइजेशन पैसे के लिए किया होगा, ऐसा वैसा। तो बहुत ही मतलब जो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, जो स्मार्ट लोग नहीं हैं वही इस तरह का सोचेंगे, क्योंकि मेरे फंड्स करोड़ करोड़ में देखे हैं लोगों ने, उनको तो डाउट नहीं होगा। बट स्टिल लोगों को डाउट है, तो भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर कर दूं। तो ये जो यूट्यूब ने बोला वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हेल्प होगा। मेरी मेंबरशिप में लोग बढ़ेंगे, यूट्यूब को ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा, ज़्यादा रिकमेंडेशन होंगी, ज़्यादा लोगों तक पहुंचूंगा, जल्दी से जल्दी पहुंचूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सही तरीका समझ में आएगा। बहुत लोगों का मेरा फ्री जो वीडियो है, ऑप्शन राइटिंग विथ हेजिंग, ऑप्शन राइटिंग हेजिंग वाले 2 वीडियो, उन्होंने कई लोगों की लाइफ बदल दी है। मैंने जब उसके कमेंट्स पढ़े तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये कौन लोग हैं और ये मुझे इतने थैंकफुल हैं, क्योंकि खोया है उन्होंने पैसा मार्केट में और उनका पैसा वापस आया है। तो ये बहुत बड़ी बात है मतलब। तो क्यों ना इस काम को आगे बढ़ाया जाए यार, क्यों नहीं? पैसा सब कुछ नहीं है यार, ठीक है, लेकिन ठीक है, यूट्यूब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो हमको भी बिजनेस करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे जेब में और पैसा आ जाएगा, ठीक है, बट उससे मैं कई लोगों तक अच्छे इंटेंट के साथ पहुंच सकता हूँ, तो क्यों नहीं, वाई नॉट। मैंने अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाए, लाइव ट्रेडिंग की है, उस पर तो किसी ने कोई क्वेश्चन ही नहीं किया। ठीक है, लाइव ट्रेडिंग है, उसको आप कैसे जुटला सकते हो? ये मैं इस पर सर्च करता हूँ, वाइज ट्रेडर लाइव ट्रेडिंग। तो मैं तो आते से ही शुरू कर दिया था, अप्रैल मई जून से ही शुरू कर दिया था मैंने। 22 जुलाई, 6 जुलाई, ये देखो ट्रेड के रिजल्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स। ठीक है, 10 जुलाई, ये सब देखो। तो तो मैं वही बोलता हूँ भाई, मेरी तरह और भी सक्सेसफुल ट्रेडर हैं तो आओ यार, यहाँ पे लोगों की लाइफ अच्छी हो, थोड़ा सा अपना नॉलेज वॉलेज शेयर करो। बहुत लोग यहाँ पे बैठ गए हैं जिनके प्रॉफिट एंड लॉस का पता नहीं है, जिनको उन्होंने सामने कभी एक ट्रेड नहीं किया, अकाउंट है भी या नहीं, ट्रेडिंग करते भी हैं या नहीं, कुछ नहीं पता। वो लोग यहाँ पे मोनेटाइज कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पे पब्लिक से पैसा छाप रहे हैं। जो असली ट्रेडर्स हैं वो तो गायब ही हैं। ठीक है, मैं एक आया हूँ, वो भी काफ़ी क्रिटिसिज्म झेल रहा हूँ। और भी लोग आओ यार, अगर कोई देख रहा है तो सिखाओ, अपनी क्रेडिबिलिटी पहले प्रूव करो, लाइव ट्रेड वगैरह करो, अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस दिखाओ। मैंने 5 लाख का ट्रेडिंग चैलेंज लिया है, मेरा अकाउंट वगैरह मैंने दिखाया पिछले वीडियो में, वो 5 लाख को मैं बढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो पुराना भूल जाओ, आगे तो आगे मेरे साथ कितने लोग हैं वो सब देखेंगे ना, ये अकाउंट में धीरे धीरे कैसे ग्रो करता हूँ। ठीक है, उसमें प्रॉफिट भी होंगे, लॉसेस भी होंगे, लॉसेस कैसे मैनेज करता हूँ, प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज करता हूँ, सब दिखेगा उसमें। नहीं, फुल ट्रांसपेरेंसी फुल है। तो उसके लिए आई थिंक 2000 इज ऑब्वियसली, मतलब जो एक ट्रेडर है, छोटा बड़ा ट्रेडर कोई भी, 2000 रुपये कुछ नहीं होते, बट उससे बहुत लोगों की तक रीच बढ़ेगी, वही करना है। ठीक है, चलो वीडियो लंबा हो गया, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये 14,000 पे जो यूफोरिया हो रहा है, ये बहुत लोगों की
बहुत लोग जो नए आएंगे, जो अभी तक कोरोना में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए बहुत हार्मफुल ये हो सकता है, और होने को कुछ भी हो सकता है मार्केट में, बट ये सही टाइम नहीं है इन्वेस्टमेंट का। या बहुत लोग कॉम्प्लिसेंट हो जाते हैं, नहीं पता होता उन्हें, बस यही दिखता है अभी 2 महीने पहले तो मैं आया मार्केट में, क्या होता है, सिर्फ बढ़ता ही बढ़ता है मार्केट में, तो और कुछ होता ही नहीं है। तो उनको ये रिस्क समझ में आनी चाहिए। ये वीडियो आई थिंक बहुत लोगों की आंखें खुलेगा। शेयर जरूर करना, ठीक है यार। चलो बाय बाय।